सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 42 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। उस रात का बाकी हिस्सा हम दोनों ने अपनी आंखों ही में काटा। मुझे अच्छी तरह एहसास था कि जैसे मेरी तरह जसपाल को भी नींद नहीं आई, वैसे ही सवालात उसके जहन में भी होंगे। मगर हम में खामोशी ही रही। एक लफ्ज़ तक का तबादला नहीं हुआ। हम करवटें बदल बदल कर थक गए तो मेरे साथ ही वो भी उठ गया। मैं जो एक ज़रा सी अजनबियत उससे महसूस करता था वो अब नहीं रही थी, और मुझे पूरा यकीन था कि उसके मन से भी अजनबियत निकल गई होगी। अभी सूरज निकलने के आसार हवीदा नहीं हुए थे। मैंने बाइक निकाला और हम डेरे पर चले गए। उस सुबह मैंने पहली बार नूर नगर को नए अंदाज से देखा। यही जगह कभी रामगढ़ हुआ करती थी। ये सच है कि ज़मीन 40 बरस के बाद अपना मालिक बदल लेती है। यहाँ तो बस्ती ही का रंग ढंग बदल गया था। खंडर किसने आबाद किए, कोई पता नहीं। मुमकिन है क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ के लोग चले गए हों। छाका अभी सोया हुआ था। मैंने उसे जाकर जगाया तो वो हैरत से उठकर बैठ गया। फिर तशवीश ज़दा लहजे में पूछा, ओए जमाल, तुझे खैर तो है? अभी तो सुबह नहीं हुई और तू डेरे पर आ गया। ओए खैर ही है, चल तू उठ और मुंह हाथ धो, तुझे कहीं काम भेजना है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर हैरत अभी तक फैली हुई थी। तभी उसने कहा, मैं पूछता हूँ खैर ही है ना? तू ऐसे कर, मुंह हाथ धो के हर उस बंदे के घर जा जो कल यहाँ मेले करवाने के सिलसिले में आए थे। उन्हें जाकर कहो कि हम मेले में किसी भी तरह की गड़बड़ ना होने की जमानत देते हैं। वो मेला करवाने की तैयारियां करें। मैंने कहा तो वो हैरत से बोला, तू पागल हो गया है जो उनकी बातों में आकर यूं ही बड़ मार रहा है? तुझे पता भी है कि वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और तू फिर भी पागलपन कर रहा है। जब मैंने कह दिया तो बस कह दिया, तू ये पैगाम जाकर उन सबको दे दे। मैंने पुरसकून लहजे में कहा तो वो जसपाल की तरफ देख कर बोला, यार तू ही समझा इसे। पूरा इलाका हमारे सामने है। हम ये भी जानते हैं कि वो मेला खराब करने की पूरी तैयारी किए बैठे हैं। वो हमें फंसाने की पूरी। उसने कहना चाहा तो जसपाल ने कहा, जब तुझे जमाल कह रहा है तो फिर तू वैसा ही कर जैसा ये कहता है। उसके यूं कहने पर उसने दीवानों की तरह हम दोनों की जानिब देखा और फिर पूछा, ये तुम दोनों की सलाह है, लेकिन मुझे तो समझाओ कि ये होगा कैसे? चाका अड़ गया। यार सही पूछो ना, तो हमें भी नहीं पता कि ये कैसे होगा। लेकिन दुश्मनों की साजिश ना सिर्फ नाकाम होगी बल्कि ये उन्हीं पर उलट जाएगी, ये मेरा गुमान कहता है। मैंने उसे समझाते हुए कहा तो वो एकदम खामोश हो गया। उसके चेहरे से साफ पता चलता था कि जैसे वो मुतमईन नहीं हुआ। तभी उसने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ। ये कहकर वो उठा। भेदा अपने कामकाज में मसरूफ हो गया। हम भी उसका हाथ बटाने लगे। सूरज निकलने पर हम वापस घर की जानिब लौट आए। अम्मा और सोनी नाश्ता तैयार किए बैठी थी। मैंने और जसपाल ने नहा धोकर अच्छे कपड़े पहने और डट कर नाश्ता करके बाहर निकलने का सोच ही रहे थे कि हमारा गेट बजा। मैं उठकर बाहर गया तो सामने एक नौजवान सी देहाती लड़की और एक तनोमंद देहाती जवान खड़ा था। लड़की ने हमारे ही इलाके की औरतों जैसा लिबास पहन रखा था। सर पर बड़ा सा सुर्ख आंचल था। जवान ने बोस की कमीज पहनी और लट्ठे की चादर बांधी हुई थी। उनसे जरा फासले पर बाइक स्टैंड पर लगी हुई थी। इससे पहले कि मैं उनसे पूछता, वो लड़की बोली, जमाल भाई, हम तुमसे मिलने आए हैं, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? मगर मैं तो तुम लोगों को नहीं जानता, तुम कौन लोग हो? मैंने दोनों को गौर से देखते हुए कहा तो वो जवान बोला, जमाल भाई कहीं बैठकर बात करें, आओ। मैं उन दोनों को गौर से देखता हुआ अंदर ले गया। मैं समझ रहा था कि यूं किसी अजनबी को अपने घर में ला रहा हूं। मुमकिन है उनके पास असला हो या कुछ भी हो सकता था। मगर ना जाने क्यों मेरे दिल ने गवाही दे दी थी कि इन पर एतमाद कर लिया जाए। वो दोनों एक चारपाई पर बैठ गए। जसपाल उन्हें दूर खड़ा गौर से देखता रहा। बातें बाद में करते हैं, पहले सुनाओ क्या खाओ पियोगे? मैंने पूछा। सब कुछ खाएंगे पिएंगे जमाल भाई, लेकिन पहले ये तो जान लो कि हम हैं कौन। तो बता दो। ये तो तुम दोनों ने ही बताना है ना, मैंने हंसते हुए कहा। मैं हूं परवीन और ये मेरा मंगेतर जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी। इसे तो तुम पहली बार देख रहे होगे, लेकिन मुझे आपने एक बार देखा हुआ है। मेरे ज़हन में था कि मेरा चेहरा तुम्हें याद होगा।
پروین نے بتایا۔ کہاں دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاہ زیب کے ڈیرے پر، یاد ہے تمہیں؟ وہاں ایک کمرے میں ایک بوڑھا آدمی اور دو لڑکیاں بندی ہوئی ملی تھی، جنہیں تم نے بڑی عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا۔ پروین کے یاد دلانے پر میرے ذہن میں فوراً یاد آ گیا۔ ہاں ہاں، مجھے یاد آ گیا۔ کیا وہ تم تھیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ان میں ایک لڑکی میں تھی اور دوسری اس زلفی کی بہن اور اس کا باپ تھا۔ پروین نے بتایا تو زلفی بولا، جمال بھائی، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ تم نے میری بہن اور باپ کے ساتھ میری منگیتر کی بھی مدد کی اور انہیں حفاظت سے گھر بھیجا۔ زلفی نے ممنونیت سے کہا تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، یار اتنے عرصے بعد میں یہاں پر نہیں تھا، اگر یہاں ہوتا تو ان بغیرتوں کی یہ جرت نہ ہوتی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے صرف 3 دن ہوئے ہیں اور اب دیکھنا میں کرتا کیا ہوں۔ وہ یوں بولا جیسے اپنے آپ پر قابو پا رہا ہو۔ تب میں نے پوچھا، اتنا عرصہ کہاں رہے؟ جیل میں سزا کاٹتا رہا، 3 دن پہلے رہائی ہوئی ہے، اس نے بتایا۔ کیا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ قتل کیے تھے۔ خیر وہ کیس تو نہیں پڑا مجھ پر، بچ گیا ہوں، ڈکیتی پڑ گئی تھی، اسی کی سزا کاٹی ہے۔ پر دشمنوں نے میرے باپ سمیت میری بہن اور میری منگیتر پر بڑا ظلم کیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر یوں ہو گیا جیسے خود پر قابو پا رہا ہو۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جمال بھائی نہیں، یہ کہہ کر وہ چارپائی سے نیچے بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، زلفی نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے، پر میں ہاتھ باندھ کر تم سے منت کرتا ہوں کہ مجھے کوئی کام بتاؤ، کسی دشمن کا پتہ دو۔ میں تمہارا احسان مند ہوں، جو تم نے مجھ پر احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، پر جان دے سکتا ہوں۔ میری بہن اور منگیتر کی عزت کی تم نے۔ بتاؤ جمال بھائی، بتاؤ، میں تمہارے کسی بھی کام آ سکتا ہوں۔ سمجھ لو کہ میں تمہارا زر خرید ہوں۔ پہلے تم چارپائی پر تو بیٹھو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو وہ اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پھر بولا، مجھے جیل ہی میں ساری بات معلوم ہو گئی تھی، تب سے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے کام آؤں گا۔ پھر اس بے غیرت وقاص کی، یہ کہتے ہوئے اس نے دانت پیس کر گالی دے ڈالی تو میں نے پوچھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وقاص پیرزادہ نے ہی اپنے بندے بھیجے تھے اور انہی کے ہاتھ انہیں واپس اپنے گھر؟ نہیں، اصل میں وہی بندہ تھا۔ یہ شاہ زیب تھا یا پیرزادہ وقاص، چودھری نواز تھا یا سردار کھرل، یہ سب ایک ہی ہیں۔ ان سب نے علاقے کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ میں نے بندے سردار کھرل کے مارے تھے، اس نے پیرزادہ وقاص سے کہہ کر انہیں گھر سے اٹھوایا، شاہ زیب کے ڈیرے پر رکھا تاکہ اگر میں واپس آ بھی جاؤں تو ان سب کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ میرے دشمن یہ سب ہیں، زلفی نے کہا تو میں ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گیا، کہیں یہ کوئی سازش تو نہیں؟ میں اس معاملے میں خاموش رہا اور پھر بولا، زلفی، رب نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ میں اپنی حفاظت کر سکوں۔ مجھے تم سے کوئی کام نہیں لینا اور نہ ہی میرا کوئی ذاتی دشمن ہے، تو جو چاہے سو کرو، لیکن ایک شرط پر۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پر دیکھا۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ جب بھی ضرورت پڑی مجھے ضرور آواز دینا، رب کی قسم تم سے پہلے جان دوں گا، یہ زلفی کا وعدہ ہے۔ دیکھو جمال بھائی، اس کے جیل سے آنے پر ہم نے شادی کرنی تھی، لیکن اب یہ آیا ہے تو ہم دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اپنے دشمن ختم نہ کر لیں ہم شادی نہیں کریں گے۔ پروین بولی، یار دعا کرو کہ ایسا ہو ہی نہ۔ خیر تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں۔ میں یہ کہہ کر اٹھنے لگا تو جسپال ٹرے پکڑے ہوئے آتا دکھائی دیا۔ اس نے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا اور میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پروین سے بولا، تم اندر جاؤ اماں کے پاس، وہیں ادھر بیٹھ کر کھا لینا، اماں نے کہا ہے۔ زلفی کھاتے ہوئے اپنی جیل کی روداد سنانے لگا، وہ وجہ بتانے لگا جس باعث اسے قتل کرنا پڑے۔ وہ کھا پی چکا تو کچھ دیر کے بعد پروین بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایسے میں چھاکا آ گیا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے اندر آیا اور اس کی نگاہ زلفی پر پڑی تو وہ بری طرح چونک گیا۔ میں نے اس کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ اس نے بائک کھڑی کی اور سیدھا اس کی طرف آیا، تب تک زلفی بھی اٹھ گیا۔ وہ دونوں یوں گلے ملے جیسے صدیوں کے بچھڑے ہوئے ہوں۔ میں نے چھاکے سے پوچھا، تو جانتا ہے اسے؟ ارے یار یہی تو ہے، زلفی ڈکیت۔ چھاکے نے بتایا تو ایک دم سے میرے ذہن میں یہ نام گونج گیا۔ اس کے بارے میں سنا ہی کرتا تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس کی اس علاقے میں کبھی بڑی دہشت ہوا کرتی تھی۔ وہ ان نوجوانوں کے لیے بڑا ہیرو تھا جو کسی نہ کسی طرح جرائم کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے تھے۔ جہاں تعلیم نہ ہو وہاں جرائم پیشہ زیادہ ہوتے ہیں، اور انہیں پیدا کرنے والے یہی جاگیردار، وڈیرے اور زمیندار ہوتے ہیں۔
कुछ देर बाद छाके को मालूम हो गया कि वो किस वजह से मेरे पास आया है। ये कब से तेरा जानने वाला है? तूने कभी जिक्र ही नहीं किया। काफी अरसे से हमने एक दूसरे से काम लिए हैं, पर इतना वास्ता नहीं था। मैं इस ताल्लुक को छुपा कर ही रखता रहा हूँ। इस जैसे और पता नहीं कितने ताल्लुकात हैं, अब किस किस का जिक्र करूं? छाके ने बताया तो मैंने पूछा, हाँ तू बता क्या करके आया है? उन सब लोगों को पैगाम दे आया हूँ। आगे से कोई हैरान हुआ और कोई मुस्कुरा दिया। अब पता नहीं उन लोगों के दिल में क्या है। छाके ने कहा तो जुल्फी ने पूछा, मैं पूछ सकता हूँ कि मामला क्या है? इस पर छाके ने मुख्तसर अंदाज में उससे कह दिया तो वो सोचते हुए बोला, मैं समझ गया हूँ कि उसने क्या करना है। बस जरा सी तस्दीक करनी होगी। मैं समझा नहीं, मैंने कहा। जमाल भाई, तुम जानते हो जखीरे में पीरजादा ने अपना एक नया ठिकाना बनाया है। मैंने पूछा तो उसने तफसील बता दी। मैं इसके बारे में जहां तक हो सकता था जेल में खबर रखता था। कई संगी साथी उसके बारे में बता देते थे। मुझे कोई 3 महीने पहले एक खबर मिली थी कि उसने जखीरे में बंदे रखे हैं। वो सारे ही इश्तिहारी हैं। उनसे वही डकैती, कत्ल और ऐसी ही वारदातें करवा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि एकदम वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो तो जद्दी पुश्ती जमींदार है। और छाके ने कहना चाहा तो वो बोला, वही तो, पहले भी वो ऐसा ही था। लेकिन अब या तो उस पर किसी का हाथ है या फिर कोई ताकत उसके साथ आन मिली है। पहले इतना हौसला नहीं था उसका। पहले भी तो ये जखीरा उसी की मलकियत था। जुल्फी ने अपने तौर पर तज्जिया किया। मैं उस ज़ख़ीरे के बारे में जानता था। एक दो बार मैं शिकार करने उस तरफ गया था। वो दरख्तों से भरा एक जंगल था। पहले वो कुदरती था। बाद में दरिया की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके उसे फैलाकर मसनूई जंगल बनाया गया, जिससे लकड़ियाँ फ़रोख्त की जाती थी। उसकी एक तरफ सड़क थी। जंगल पार करने के बाद दूसरी जानिब दरियाए सतलुज था। अगर एक तरफ से ख़तरा होता तो वो लोग दूसरी तरफ से निकल जाते। पहली तो बात यह है कि उस तरफ जाता ही कोई नहीं था। मुमकिन है अब पीरजादा वकास ने अपने मकसद के लिए बंदे वहां रख छोड़े हों। उनके डेरे पर भी तो ऐसे कई बंदे पड़े ही रहते थे। ऐसे में जबकि वो इतना ताकतवर हो गया है तो क्या करेगा? मैंने पूछा। यही तो मैंने तस्दीक करनी है। अगर उसने मेरे साथ मुनाफकत की है तो मैं क्यों ना करूं? और मैंने तो वकास को मारना ही मारना है, जब भी मौका मिले, चाहे आज। जुल्फी तेजी से बोला, चलो देखते हैं क्या करता है तू। मैंने कहा तो उसने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ कहा, जमाल भाई तू मेरा मोहसिन है, मेरी जान भी चली जाए पर बस चले ना तो तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा। चाका जानता है मेरे बारे में। फोन है तेरे पास? मैंने पूछा। हाँ है, उसने बताया तो मैंने कहा, राब्ता रखना, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा और बात खत्म कर दी। वो भी समझ गया। वो परवीन के आने तक इंतजार करता रहा। वो आई तो उसके हाथ में एक बड़ा सा आंचल था। परवीन, वो जुल्फी को दिखाते हुए बोली, अम्मा ने दिया है, कह रही थी कि तुम पहली बार हमारे घर आई हो। जुल्फी ने मेरी तरफ देखा और शिद्दत जज्बात से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। हमारे इलाके में रिवाज था कि जब भी किसी को अगर सर पर डालने वाला आंचल दे दिया तो इसका मतलब यह होता है कि उसे बेटी या बहन के तौर पर इज्जत दे दी। मैंने परवीन के सर पर हाथ रख कर प्यार दिया तो जुल्फी मेरे गले मिला। फिर उसके बाद वो चले गए। ना जाने क्यों मुझे जुल्फी पर एतमाद हो रहा था। हम तीनों जरा इत्मीनान से बैठे तो मैंने छाके से कहा, इस इलाके में जहां शाहजेब नहीं रहा, चौधरी शाहनवाज भी पकड़ा गया है। यही पीरजादा वकास चाहता था। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि शाहजेब के बारे में साजिश का गवाह तो मैं खुद हूं। उसे गुमान भी नहीं था कि तुम इस तरह वापस आओगे और हवेली के साथ सारी जायदाद भी तेरे इशारे पर होगी। अब वो तुम्हें अपने रास्ते का कांटा समझता है और साजिश ही के जरिए खत्म करना चाहता है। छाके ने जवाब दिया तो जसपाल बोला, यार तुम लोग किन चक्करों में पड़ गए हो? अभी जाते हैं और उसका काम ही खत्म कर देते हैं। ना वो रहेगा और ना कोई साजिश होगी। ये बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद हम भी उन्हीं में से हो जाएंगे। जरूरत हुई तो ये काम भी हो जाएगा। हमने यहीं रहना है जसपाल, और इलाके में अपनी साख बनानी है। मुझे पता है कि दुश्मन सांप की मानिंद डंक मारेगा। फिलहाल सांप का जहर निकालना है, उसका सर नहीं कुचलना। मैंने उसे समझाते हुए कहा तो वो बोला, मुझे तुम्हारी मंतक की समझ नहीं आती। मैं तो कहता हूं कि अवाम को पता चलना चाहिए कि हम उन सांपों का ना सिर्फ जहर निकाल सकते हैं बल्कि उनका सर भी कुचल सकते हैं। नहीं, हमने खौफ की फिजा तारी नहीं करनी, ऐसा जालिम लोग करते हैं। हमारा मकसद तो लोगों को शऊर देना है, उन्हें बताना है कि उनका हक क्या है।
फितरत ने उन्हें जो आज़ादी दी है वो उसके मुताबिक जिएं। हमें लोगों की मोहब्बत चाहिए। मैंने कहा तो जसपाल कंधे उचकाकर बोला, तो मोहब्बत साहब फिर करना क्या है? अभी तुमने सिर्फ ये करना है कि इलाके में अपने लोगों को फैला दो, पता करो कि आखिर वो कर क्या रहा है। मैंने छाके से कहा। समझो हो गया, छाके ने कहा। तुम ये करो, मैं और जसपाल अफजल रंधावा से मिलकर आते हैं। मैंने कहा तो उसने गौर से मुझे देखा और समझ गया कि मेरा उससे मिलना ज़रूरी है। मैंने सेल फोन निकाला, रंधावे का नंबर पुश किया। उसका फोन बंद था। मैंने कुछ देर के बाद फोन करने का सोचकर सेल जेब में रख लिया। फिर जसपाल को इशारा करते हुए कहा, चल हवेली की खबर लें और उधर जाकर नेट पर भी कुछ देखते हैं। मेरे कहने पर वो उठा और गाड़ी निकालने चल दिया। मैंने अंदर जाकर सोनी से पूछा कि वो जाना चाहेगी। वो भी तैयार हो गई। हमने अम्मा को भी साथ लिया और हवेली चले गए। बज़ाहिर सुकून था, कोई मसला दरपेश नहीं था, सिर्फ मेले वाली बात सामने थी। मैं हवेली के लॉन में उसी छतरी तले बैठा था जिसके नीचे कभी शाहदीन बैठा करता था। मेरे पास जसपाल और तानी बैठे थे। हमारे दरमियान यूं ही गपशप चल रही थी। तभी मुझे ख्याल आया कि मुझे अफजल रंधावा को फ़ोन करना है। मैंने सेल निकाला और राब्ता किया। लम्हों में उससे राब्ता हो गया। बड़ी उम्र है जमाल तुम्हारी, मैं अभी तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था, उसने पुरजोश लहजे में कहा। तो मैंने पूछा, खैर तो है ना? है भी और नहीं भी, ये तो वक्त बताएगा। वैसे खबर सुन लो, चौधरी शाहनवाज की जमानत हो गई है अभी कुछ देर पहले। शाहजेब और मलिक सज्जाद उसे लेने अदालत में आए हुए हैं। मुझे पता चला है कि ये तीनों अब इकट्ठे जाएंगे, उसने बताया। तेरे कहने का मतलब यह है कि चौधरी शाहनवाज, मलिक सज्जाद और शाहजेब एक हो गए हैं? मैंने पूछा। जी। और दूसरी इत्तला यह है कि शाहजेब अब अपनी ज़मीन वापस लेगा और पूरी तरह सोहनी बीबी का मुकाबला करने के लिए आ रहा है, उसने मजीद कहा। तो मैंने पूरी तवज्जो से पूछा, ये इत्तला किसने दी? यार मेरे बंदे हैं ना उनके इर्द गिर्द। खैर तुम घबराना नहीं, मेरी बात हो गई है। कुछ देर बाद कोई ना कोई बंदा तुम्हारे पास ज़रूर पहुंचेगा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। जसपाल और तानी मेरा चेहरा देखकर अंदाज़ा लगा चुके थे कि बात किस नोयत की होगी। मैंने कॉल की तफसील बताई तो जसपाल ने कहा, मेरे ख्याल में यह अच्छा नहीं हुआ कि दुश्मन खुद ही चलकर हमारे पास आ रहा है, लेकिन इसके लिए पूरी प्लानिंग की ज़रूरत होगी। ख्याल रहे कि तीनों ने अपने अपने तौर पर इंतकाम लेना है और वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। मैं समझता हूँ, मैंने सर हिलाते हुए कहा। चल देख कौन तुझसे आकर बात करता है, फिर अपनी प्लानिंग कर लेंगे। तानी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा तो मैं हंस दिया। फिर बोला, ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये जो सारे हालात बन रहे हैं, क्या हमने बनाए हैं? नहीं तो, तानी ने कहा। तो फिर सोचना समझना कैसा? हालात जैसे भी हों, हमने अपना दिफा करना है। हमारा मकसद सिर्फ फितने को ख़त्म करना है। मैंने कहा, तो वो माहौल जो एकदम से खुरदरा हो गया था, वो ठीक हो गया। इससे पहले कि हम बातें करते, बाहर से मुलाजिम ने आकर बताया कि कोई साहब हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं। उनके साथ एक खातून भी है। कौन है? ये पूछा। शक्ल से तो वो गैर मुल्की लगते हैं, यहाँ के नहीं हैं, मुलाजिम ने कहा। तभी तानी ने कहा, उसे अच्छी तरह चेक करके गाड़ी वहीं खड़ी कर लेना और उन्हें अंदर भेज दो। ठीक है जी, मुलाजिम ने कहा और वापस मुड़ गया। ठीक उन्हीं लम्हात में जसपाल का फ़ोन बज उठा। उसने अपना सेल देखा और माथे पर तेवरियां डालते हुए बोला, नंबर कोई नहीं है, शायद रोही से हो। ये कहते हुए उसने स्पीकर ऑन करके फ़ोन कॉल रिसीव कर ली। हेलो जसपाल, जसमिंदर बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई तो जसपाल ने पूछा, ओ जसमिंदर, क्या हाल है तेरा? किधर हो और इतने अरसे बाद कॉल की? मैं इधर कनाडा में ही हूँ। कॉल इसलिए की कि अभी तुम्हारे गेट पर, बल्कि जमाल के गेट पर नहीं, मेरा मतलब है सोहनी बीबी की हवेली के गेट पर दो मेहमान आकर रुके हैं। वो अपने ही बंदे हैं। जसविंदर ने एक ही सांस में अपनी मालूमात बताने के साथ साथ ये भी जिता दिया कि वो हमारे बारे में सब जानता है। कौन हैं वो? किस लिए आए हैं वो? जसपाल ने पूछा। अपने ही लोग हैं, दोस्त हैं मेरे, और वो जो बात करेंगे वो खुद ही करेंगे। हालात जो भी हों, मुझे यकीन है कि तुम सब उनके साथ अच्छा सलूक करोगे। वो मेहमान हैं तुम्हारे। जसविंदर ने दूसरे अल्फाज में हमें एहसास दिया कि अगर बात समझ में आती है या नहीं आती तो उनके साथ अच्छा ही बर्ताव किया जाए। ठीक है, मेरे ख्याल में वो आ गए हैं, जसपाल ने दूर से एक नौजवान जोड़े को आता देख कर कहा। तो जसविंदर बोला, बाद में कॉल करता हूँ। ये कहते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे सामने लॉन के दरमियान पुख्ता राहदारी पर नौजवान जोड़ा चलता आ रहा था।
लड़के ने रॉयल ब्लू सूट के साथ हल्की नीली शर्ट और सुर्ख टाई लगा रखी थी। लंबे कद का कसरती बदन वाला उसके साथ सफेद कुर्ता काली जीन्स वाली लड़की थी, जिसके बाल बॉय कट थे। उसने स्याह चश्मा लगा रखा था, एक छोटा सा बैग कांधे पर था। वो हमें देखकर सीधा हमारी तरफ आ गए। तानी, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करो, जसपाल ने कहा तो तानी उठकर चली गई। वो वहां से हटी नहीं बल्कि फोन पर ही सब कुछ कह दिया। वो उनकी तरफ से अलर्ट थी। तानी की ये अदा मुझे बहुत अच्छी लगी थी। नौजवान ने आते ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंग्रेजी में बोला, हेलो, मैं जॉन हूँ, बर्तानिया से। तुम जसपाल हो ना? और ये जमाल। मैं जसपाल ही हूँ। मैंने उनसे हाथ मिलाया तो जॉन ने अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैं क्रिस्टीना, फ्रांस से। वो दोनों हाथ मिलाकर बैठ गए तो नौजवान ने अपनी बात का आगाज करते हुए कहा, मैं पहले आपसे कभी नहीं मिला मगर आपके बारे में मुझे बताया ज़रूर गया है। मेरा ख्याल है कि जसमिंदर ने हमारे बारे में आपको फ़ोन कर दिया होगा। उसने तस्दीक करते हुए पूछा, हाँ बता दिया है, लेकिन उसने तुम दोनों की आमद का मकसद नहीं बताया। जसपाल ने कहा, अगर आपको जल्दी है तो मैं चंद मिनट में अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन अगर मुझे अपनी बात समझाने का मौका देंगे तो मैं पूरी तफसील से बात कहूँगा, और अगर आप चाहेंगे तो मैं समझाने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तुम इत्मीनान से बात कहो, जसपाल ने कहा। तो इस दौरान मेरा सेल फोन बज उठा। वो छाके की कॉल थी। मैंने फोन रिसीव किया तो छाके ने कहा, ओए, जुल्फी ने कार्रवाई डाल दी है, उसने वक्कास को गोलियां मार दी हैं। ये खबर हिला देने वाली थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इस इत्तला पर कैसे रद्द अमल का इजहार करूं। मैं उनके सामने ये फोन नहीं सुन सकता था, इसलिए उठकर जरा फासले पर चला गया और धीमे लहजे में पूछा, ये कैसे हुआ, कुछ पता चला? होना क्या था, जुल्फी यहाँ से घर गया, परवीन को छोड़ा और सीधा वकास के डेरे पर चला गया। वो कहीं जाने के लिए अपनी लैंड क्रूजर पर सवार हो रहा था। जुल्फी ने जाते ही फायर खोल दिया, पूरा ब्रस्ट उसके बदन में उतार दिया, साथ में दो गार्ड्स भी पड़क गए। उसने बताया तो मैंने खुद पर काबू पाकर पूछा, फिर वकास बचा तो नहीं होगा? वो नहीं रहा अब इस दुनिया में, छाके ने बताया। तो मैंने पूछा, जुल्फी कहाँ है? इस बारे में कोई पता नहीं, वो डेरे पर गया, उसने फायरिंग की। जब तक किसी की समझ में आता वो वहां से भाग चुका था। पूरे इलाके के लोग हाई अलर्ट हैं मगर फिर भी जुल्फी का कोई पता नहीं। खैर, उसकी खबर रखना, अगर राबता करे तो कोई भी फैसला करने से पहले मुझे बताना। मैं अभी मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करते हैं। मैंने उसे समझाया और फ़ोन बंद कर दिया। जॉन और क्रिस्टीना बज़ाहिर जसपाल की बात सुन रहे थे, लेकिन उनकी सारी तवज्जो मेरी तरफ थी। मैं जैसे ही उनके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठा, तो जॉन ने मुझे मुखातिब करके कहा, हम दरअसल एक आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग अमन, तालीम और इंसानी वसाइल के लिए काम करते हैं। हमारा मरकज़ी दफ्तर बरतानिया में है। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में हमारी शाखें हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी शाख है। हम इसी सिलसिले में आपसे मिलने के लिए आए हैं ताकि आपको हम अपने बारे में बता सकें। बहुत सारे इदारों को आपने दावत दी है, उनमें एक इदारा हमारा भी है। आप तालीमी मैदान में यहाँ काम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी खिदमात हाजिर हैं। क्रिस्टीना ने बताया तो मैंने कहा, आपको मैंने दावत नहीं दी। मैंने दोनों की तरफ देख कर कहा, सोनी बीबी की तरफ से खत था, हम उसकी तफसीलात के लिए आए हैं। क्रिस्टीना ने कहा तो एक लम्हे के लिए मैं सोच में पड़ गया। फिर चंद लम्हे के बाद मैंने उनसे कहा, आप प्लीज़ हमें कुछ वक्त दें, तानी बीबी ही आपसे बात करेंगी। ये कहते हुए मैं उठा तो जसपाल भी मेरे साथ उठाया। मैं हवेली के अंदर गया और जसपाल से पूछा, ये क्या ड्रामा है? जसमिंदर का तारुफ, और ये लोग बात दूसरी कर रहे हैं। मैं उससे बात करता हूँ। उसने सेल से जसमिंदर को कॉल मिलाई, लम्हों में उससे राब्ता हुआ। जसपाल ने उन दोनों के बारे में बताया तो वो हंसते हुए बोला, बज़ाहिर उनका यही काम है, लेकिन असल में उनके जो काम है उनकी तफसीलात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये याद रखो कि मैंने उन्हें तुम्हारे पास भेजा है। मैंने ही उन्हें मालूमात दी हैं, लेकिन वो लोग मुझसे बराह रास्त वाकिफ नहीं। मैं उनके बारे में सब जानता हूँ। कुछ तो बताओ उनके बारे में, ऐसे उनसे कोई क्या बात करे? उन्होंने वही कुछ बताना है जो वो बज़ाहिर करते हैं। इसके पसे मंज़र में तफ़सील ये है कि बिलाशुबा उनका ताल्लुक़ आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीम से है, लेकिन उनका टारगेट वो लोग हैं जो किसी न किसी हवाले से अपने इलाके में असर व रसूख़ रखते हैं, जो बिला आखिर सियासत की दुनिया में दाखिल होकर असम्बली तक पहुँचते हैं। 18 करोड़ अवाम के जहन बदलने के बजाय वो चंद ऐसे लोगों पर बेबहा नवाजिशात करते हैं, फिर उनसे अपने मकासद हासिल करके चले जाते हैं।
ان کی سیاسی پارٹی کوئی بھی ہو، وہ ہر طرف سے اپنا فائدہ لینے میں کامیاب ہیں۔ ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ جسپال نے پوچھا تو اس نے کہا، اب تم بچوں والی بات کر رہے ہو یار، عالمی طاقتوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ مختلف روپ میں اپنے خونی پنجے گاڑتے ہیں، یہ بھی سمجھو کہ ان کا ایک پنجہ ہے۔ اب بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جسپال نے پوچھا۔ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو اور انہیں پھر آنے کا کہہ دو۔ اسی دوران تمہیں روہی سے بھی معلومات مل جائیں گی۔ اگر تم لوگ ان لوگوں سے مدد لینا چاہو تو یہ بھی بہت زیادہ مدد دے سکتے ہیں۔ جسمندر نے مشورہ دیا تو میں سمجھ گیا کہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یہ ابھی صرف اپنا تعارف چاہتا ہے۔ میں نے جسپال کے ذمہ لگایا کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرے۔ جسپال چلا گیا تو میں نے رندھاوے کا نمبر ملایا۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کر لی تو میں نے پوچھا، تمہارے کسی بندے نے آنا تھا، آیا کیوں نہیں؟ میں انتظار میں ہوں۔ آنا تو تھا لیکن وہ پیرزادہ وقاص قتل ہو گیا ہے نا، اسی لیے تھوڑی سی ہلچل ہے۔ میں خود آتا ہوں اسے اپنے ساتھ لے کر۔ اور وہ جو دو پنچھی ادھر آنا چاہ رہے تھے، میں نے پوچھا تو وہ بولا وہ آئیں گے، یہ ان میں طے ہے، شاہ نواز انہیں لے کر آئے گا۔ میں اسی کے لیے تو سارا بندوبست کرنا چاہ رہا تھا۔ خیر ملتے ہیں یار بعد میں اور تفصیل طے کرتے ہیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور حویلی میں چلا گیا۔ میں نے نیٹ آن کیا اور روہی کی طرف سے کسی متوقع ہدایات کے لیے میل دیکھی۔ وہاں میرے لیے بہت کچھ تھا۔ جان اور کرسٹینا کے بارے میں تفصیلات درج تھیں۔ وہاں ان لوگوں کے بارے میں بھی فہرست تھی جو اس تنظیم کے پروردہ تھے اور اس وقت سیاست میں طاقتور تھے۔ انہیں بہت اچھا رسپانس دینے کو کہا گیا تھا۔ تفصیلات پڑھنے میں مجھے کچھ وقت لگ گیا لیکن بنیادی معلومات مل گئیں۔ میں نے نیٹ بند کیا اور واپس لان میں آ گیا جہاں میز پر ڈھیر سارے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ سونی، سارا اور جسپال سے وہ باتیں کر رہے تھے۔ سونی ان سے کہہ رہی تھی، آپ کی خدمات بہت اچھی ہیں اور لوگ بھی ہمارے رابطے میں ہیں، بہت جلد ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہم انتظار کریں گے اور آپ ہماری بہترین خدمات سے استفادہ کریں گے، اس کی ہم پوری توقع رکھتے ہیں۔ جان نے مسکراتے ہوئے کہا، تبھی کرسٹینا اٹھتے ہوئے بولی، تو پھر ہمیں اجازت دیں۔ نہیں، آپ ہمارے ساتھ لنچ کریں گے؟ اس وقت تک آپ آرام کر سکتے ہیں، چاہیں تو گپ شپ کریں۔ جسپال نے کہا تو جان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں نیم کے درخت تلے پڑا رندھاوا کا انتظار کر رہا تھا کہ ایسے میں تانی آ گئی۔ وہ میرے سامنے والی چارپائی پر آ بیٹھی، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، یہ وقاص کا قتل ہمارے لیے کوئی مشکل پیدا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو آسانی ہی ہوئی ہے۔ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے اس کی آخری رسومات پر شاہ نواز کے ساتھ ملک سجاد اور شاہ زیب بھی آئیں گے۔ انہیں یہاں آنے کا جواز مل گیا ہے۔ میں انہیں ویسے بھی یہاں آنے سے روک نہیں سکتا۔ ہاں، اگر یہاں آ کر وہ کوئی ایسی ویسی بات کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے انہیں معاف نہ کیا جائے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ بولی، تمہارے خیال میں کیا اب وہ میلہ لگانے کی ضد کریں گے؟ ظاہر ہے انہوں نے ہمیں گھیرنے کے لیے یہ سارا اہتمام کرنا تھا۔ وہ نہیں، اب ہم چاہیں گے کہ میلہ لگے، وہ بھی ہماری مرضی کے مطابق۔ باقی جو حالات ہوں گے اس کے مطابق دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا تو میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے تانی کے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا، تانی تم کہیں بور تو نہیں ہو گئی ہو یہاں کی زندگی سے؟ میں بور نہیں ہوئی، بلکہ اتنے سارے لوگوں کے درمیان رہنے کا مجھے مزہ آ رہا ہے۔ بس ایک شکایت ہے مجھے، اس نے حسرت سے کہا۔ وہ کیا؟ تم مجھے وقت نہیں دیتے۔ میں جانتی ہوں کہ اب تمہارا اپنا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ہر دم ہر پل۔ اوکے، میں کوشش کروں گا کہ تم میرے ساتھ رہا کرو۔ اب خوش؟ میں نے کہا تو وہ ایک دم سے خوش ہو گئی، پھر کراچی میں گزرنے والے وقت کی بابت بتاتی رہی۔ اسی دوران رندھاوا کی کال آئی کہ وہ آ گیا ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا تو وہ اندر صحن میں آ گیا۔ رندھاوا اب ڈی ایس پی بن چکا تھا۔ ایک بہت بڑا مارکا اس نے سر کیا تھا۔ راہ کے ایجنٹ پکڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن شاہ نواز کا بچ جانا گویا سانپ کو زخمی کر دینے کے مترادف تھا۔ اس وقت وہ سادہ لباس میں تھا، اس کے ساتھ ایک لمبا تڑنگا خوبرو نوجوان تھا۔ انہیں دیکھتے ہی تانی اٹھ گئی۔ الیک سلیک کے بعد رندھاوا نے اس نوجوان کا تعارف کروایا، یہ شعیب ہے، اور صاف بات بتا دوں کہ یہ اپنے ملک کی خفیہ ایجنسی کا آفیسر ہے۔ اس کی ڈیوٹی تمہارے ساتھ لگائی جا رہی ہے۔ تمہارے ساتھ مطلب اس علاقے میں۔ ظاہر ہے اسے یہاں رہنے کا کوئی جواز چاہیے ہوگا۔ رندھاوا نے کہا تو میں نے براہ راست شعیب کی طرف دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہو۔
कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं आ रहा था। लम्हा भर सोचते रहने के बाद मैंने उससे पूछा, कैसा जवाब चाहिए? हवेली में कोई ऐसी जॉब जिससे मैं आज़ादाना इधर उधर आ जा सकूं। हो गया, तुम अभी से वहां जॉब पर हो, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें मजीद कोई बात समझानी होगी। मैंने उसकी तरफ देख कर कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझता हूँ, आप बेफिक्र रहें। वकास की नमाज जनाजा मगरिब के बाद है, आओगे? रंधावा ने पूछा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो उठा तो तानी ने किचन के दरवाजे पर ही से कहा, चाय बन गई है, पी कर जाएं। इस पर रंधावा एकदम से चौंका और बोला, मुझे तो ख्याल ही नहीं था ये भी यहाँ पर हैं। तारुफ है इससे? हाँ, इनके बारे में सुना है, उसने कहा और चारपाई पर बैठ गया। तो मैंने उससे पूछा, तुमने ये नहीं पूछा कि शोएब की ड्यूटी क्यों लगाई है इधर? यही बता देता हूँ, उसने शोएब की तरफ देख कर कहा तो वो धीमे से लहजे में बोला, शाहदीन यहाँ का एमएनए था और शाहनवाज एमपीए। वो दोनों बैरूनी कुव्वतों के लिए काम करते थे, खास तौर पर राह के लिए। उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जिन्हें आपकी मदद से ख़त्म किया गया। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि ये दोबारा कम अज़ कम अपने इलाके में कोई ऐसा काम ना करें और उन्हें कभी भी असम्बली का रुकन मुंतखब ना होने दिया जाए। ठीक है, लेकिन उनके प्रोजेक्ट थे क्या? मैंने पूछा। ऐसे में तानी चाय लेकर आ गई। मैं आपको तफसील से बताऊंगा, मैंने उसे खसूसी तौर पर स्टडी किया है। फिलहाल इतना जान लें कि ये आला सतह की मालूमात देते थे, अपने दुश्मनों को ख़त्म करते थे, टारगेट लोगों का कत्ल, खौफ व हरास, ख़ास तौर पर तालीम दुश्मनी। उसने इख्तसार से बताया तो मैंने पूछा, वकास की यारी शाहनवाज से थी लेकिन वो शाहदीन के खिलाफ था, अब शाहजेब? मैं बताता हूँ, उसने मेरी बात काट कर कहा। फिर बोला, वकास खुद एमपीए बनना चाहता था, इसलिए एक लंबी साजिश कर रहा था। अब शाहदीन नहीं रहा तो शाहनवाज एमएनए और वकास एमपीए बनना चाहता था। अब वकास की जगह शाहजेब लेगा। वो अब सुकून से नहीं बैठेंगे, उनकी कोशिश होगी कि वो किसी न किसी तरह असम्बली तक रसाई लें, और ऐसा हमने होने नहीं देना। मुस्तकबिल की बात तो ऐसे ही समझ में आती है। यूरोपीय यूनियन के लोग भी इस इलाके में दिलचस्पी रखते हैं, क्या वो भी ऐसे हैं? मैंने पूछा। तरीका वारदात मुख्तलिफ है और जाहिर है, जो आदमी करोड़ों अरबों रुपए लगाकर रुकन बनता है, उसकी अपनी दिलचस्पी तो है ना कि उससे वो दुगना माल कमाए। वो कई गुना माल लगाते हैं और अपना मकसद हासिल करते हैं। जमाल साहब, तारीख शाहिद है कि जब तक कोई कौम मजबूत है, उसे कोई शिकस्त नहीं दे सका। खोखली कौम को अपनी उंगलियों पर नचाया जा सकता है, और ये लोग कौम को खोखला करने का जुर्म कर रहे हैं। उनकी अपनी जिंदगी तो शायद अच्छी बन जाए, लेकिन आइंदा आने वाली नस्लों को तारीकी में धकेल रहे हैं। फिक्र नहीं करो शुएब, कम से कम ये लोग अब हमारी उंगलियों पर नाचेंगे। मैंने उसे यकीन दिलाते हुए कहा तो वो लंबी सांस लेकर रह गया। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, वकास के हाँ ही मुलाकात होगी। रंधावा ने उठते हुए कहा तो शुएब भी उसके साथ उठ गया। मैं आता हूँ हवेली। वो दोनों चले गए। तानी ने मेरी तरफ देखकर कहा, लगता है बहुत सारी कुव्वतें यहाँ जमा हो रही हैं, तुमने महसूस किया? हाँ, ऐसा तो होना ही है तानी। जब भी कहीं अच्छाई होने लगती है, तभी वहीं शैतानी कुव्वतें भी पैदा होती हैं। मैंने कहा तो वो सर हिलाते हुए उठ गई। वकास की नमाज जनाजा पर लगता था पूरा इलाका ही उमड़ आया हो। एक बड़े मैदान में इसका एहतमाम था। मैं छाके के साथ जानबूझकर देर से पहुंचा था। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे मौके पर मेरा दुश्मनों से आमना सामना हो। हमने कार ऐसी जगह लगाई जहां से आसानी के साथ निकला जा सके। मैं पिछली सफ़ों में एक जगह खड़ा हो गया। वहां से फारिग होने के बाद हम खामोशी से निकले और नूर नगर की तरफ चल पड़े। खिलाफ तवक्को चाका बहुत खामोश था। जैसे ही हम गांव के करीब आए तो उसने कहा, डेरे पर चलो, भेदे के पास। खैर है? मैंने पूछा और कार का रुख उस जानिब मोड़ दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद हम डेरे पर जा पहुंचे। मैं कार से निकलकर सहन में पड़ी चारपाई पर बैठने लगा था कि छाके ने कहा, अंदर चलो। मैं अंदर की जानिब बढ़ गया। मैं कमरे में गया तो सामने जुल्फी खड़ा था। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। उसे देखकर मुझे जरा भी हैरत नहीं हुई। मुझे यकीन था कि जल्द या बदेर वो मुझ ही से राब्ता करेगा। मैं कोई बात करना चाहता था कि पीछे खड़े छाके ने कहा, ये सुबह का यही है, अब इसका क्या करना है ये तुम बता दो। करना क्या है? इधर रहेगा तो किसी न किसी की नज़र में चढ़ जाएगा। जाहिर है हमारे पास होने की वजह से वकास का कत्ल हमारे खाते पड़ जाएगा। मैंने कहा तो छाका बोला, तो फिर कहाँ रखें?
अब पुलिस के हवाले तो नहीं करेंगे। ऐसा करो, सुबह सवेरे तक ठहरो, मैं यहाँ से इसे निकाल लूंगा, तुम फिक्र ना करो। मैंने जुल्फी के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे दूर कहीं मत भेजना, मैं यहीं कहीं रहना चाहता हूँ। मैं अब परवीन से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। वो भी तेरे पास ही रहेगी, बहुत जल्द वो तुझसे आन मिलेगी। मैंने उसे हौसला दिया और वापसी के लिए निकल आया। सहन में आकर मैंने कहा, छाके, अब ये काम तुम्हारा है। इसे गाड़ी में डालो और कर्नल सरफराज के फार्म हाउस पर छोड़ आओ। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि जुल्फी है कहाँ, किसी अपने को भी नहीं। आज ही या जब भी वक्त मिले परवीन को भी उसके पास छोड़ देना। ठीक है, उसने मेरी बात समझते हुए कहा तो मैंने फ़ोन पर कर्नल सरफराज के नंबर पुश किए। राब्ता होने पर मैंने उसे इशारे कनाए में बात बताई। उन्होंने जुल्फी को भेज देने के लिए कहा तो मैंने उसी वक्त छाके को रवाना कर दिया। खुद बाइक लेकर मैं अपने घर आ गया। रात का पहला पहर ख़त्म हो चुका था। मैं और सोनी छत पर थे। वो मुझसे ज़रा फासले पर खड़ी मुझे देखे जा रही थी। उसने जॉन, क्रिस्टीना और शुएब के बारे में तफसीली बात करके समझ ली थी। मैंने महसूस किया था कि अब सोनी मुझसे ज़रा फासले पर रहती है। मैं समझ नहीं सका था कि उसमें शिद्दत नहीं रही या उसने खुद पर काबू पा लिया है, या ये उसकी नाराज़गी का इजहार है। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए यही बातें पूछीं तो वो बोली, जमाल, मैंने तुम्हें इस दुनिया में जाने से रोका था, लेकिन मैं गलत थी। शायद किसी मकसद को हासिल कर लेना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसे संभाल लेना मुश्किल होता है। ये एहसास कैसे हुआ? मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार से पूछा। बहुत कुछ सोचा मैंने। अपना हक हासिल नहीं कर सकती थी, अब कर तो लिया, लेकिन अगर ताकत नहीं होगी तो मैं इसे कैसे संभाल सकती हूँ? और इस वक्त तो जो कुव्वतें हमारे दुश्मन हैं, उनका बस चले तो ये सब अगले ही लम्हे हमें ख़त्म कर दें। जो गुलशन हमने बना लिया है और जिसकी अभी तामीर नो भी नहीं हो सकी, उसकी हिफाजत कैसे होगी? बिलाशुबा हमें ताकत चाहिए होगी। उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखते हुए जज़ब से कहा तो मुझे उस पर बहुत प्यार आया। मैं इन चंद लम्हों में हर शय भूल जाना चाहता था। सोनी का कुर्ब पाकर अब मुझे भी सरशारी महसूस होती थी। छोड़ो इन बातों को, मुझे पहले ये बताओ कि तुम मेरे करीब रहने की कोशिश करती थी, अब तुम मुझसे दूर रहती हो। इसकी वजह क्या है? मेरे यूं पूछने पर वो मुझसे अलग होते हुए बोली, जमाल, जब जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता तो सोचें कुछ दूसरी तरह की होती हैं। हमारे मकसद बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी ज़्यादा है तो सोचें भी मुख्तलिफ हैं। ये बात नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं रही। अब तो समझो मुझे तुमसे मोहब्बत ही नहीं, इश्क हो गया है। तुम जहां भी रहो मुझे यकीन है कि तुम मेरे हो। तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं इस यकीन की वजह मालूम कर सकता हूँ। मैं उसकी बातों से सरशार होता हुआ बोला तो वो खुमार आलूद लहजे में बोली, ये तो मैं भी नहीं जानती। बस अम्मा ने मुझे एक बार बताया था कि जिससे मोहब्बत की जाती है उस पर एतमाद करना पड़ता है। एतमाद के बगैर मोहब्बत काहे की? मोहब्बत तो मेरे अंदर है ना, और इसकी आबियारी मैंने ही करनी है। जितने यकीन के साथ करूंगी उसी कदर पुरसकून हो जाऊंगी। जानती हो ये मोहब्बत और इश्क होते क्या हैं? मैंने पूछा तो वो लज्जत आगही लहजे में बोली, मोहब्बत सिर्फ खूबियों से की जाती है और इश्क खूबियों खामियों से मावरा होता है। उसमें सिर्फ ज़ात सामने होती है और तुम मेरे सामने हो हर वक्त हर लम्हे। मैं तो बस इतना जानती हूँ। तुम्हें ऐसी बातें सिखाता कौन है? मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। इससे पहले कि वो जवाब देती, अचानक मेरा सेल फोन बज उठा। सारा सुकून एक छनाके से टूट गया। मैंने फ़ोन निकाला तो वो अजनबी नंबर थे। मैंने कॉल रिसीव की। जमाल, तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं बता दूं कि मैं चौधरी शाहनवाज बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से नफरत में भीगी हुई आवाज़ में कहा गया। तो मैं सुकून से बोला, अच्छा किया बता दिया कि तुम शाहनवाज हो। बोलो क्या कहते हो? सिर्फ तुम्हारी मौत चाहता हूँ। ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं। उसने उसी नफरत से कहा, मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया। और फिर ख्वाहिशों का क्या है, वो तो बेचारी एक पिद्दी भी करती है। मैंने तंजिया लहजे में कहा तो वो तड़प कर बोला, मैं चाहता तो अभी तुम बात भी ना कर रहे होते। जब तुम वकास के यहाँ से वापस जा रहे थे तो मेरे आदमियों की निगाह में थे। एक गोली तेरी बोलती बंद कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने तुझे अपने हाथों से मारना है। कहाँ आऊं, तेरे डेरे पर या तेरे घर पर? फिर देखते हैं कौन मरता है और कौन जीता है। जिंदगी मौत तो मेरे रब के हाथ में है। जिसने जब और जैसे जाना है वो मुकर्रर है।
بولو، میں نے غصے میں کہا۔ کہا نا ایک گولی تجھے اگلے جہان پہنچا سکتی ہے، لیکن ایسے تھوڑی ماروں گا۔ سارا علاقہ تجھ سے عبرت پکڑے گا۔ اور ہاں، وہ طوائف کی بیٹی سونی سے کہہ دینا میلے پر اسی نے ناچنا ہے، تیرے سامنے نچاؤں گا اسے۔ اس نے انتہائی نفرت سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، سونی نے فون مجھ سے لے لیا۔ فون سے چھن کر آنے والی آواز اس نے سن لی تھی۔ سنو اے ہیجڑے، اتنا بڑا بول مت بول۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں تیری بیٹی نچا دوں گی، پر نہیں، میں عورت کی عزت کرتی ہوں۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گی کہ تجھے نچا دوں۔ اب میلہ بھی کتنی دور ہے، فقط چند دن۔ ہمت ہے تو مقابلے پر آ، تیرے پیروں میں گھنگرو میں خود باندھوں گی، اس نے کہا اور فون مجھے دے دیا۔ میں نے فون کان سے لگایا تو وہ گالیاں بک رہا تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ہم دونوں میں چند لمحے خاموشی رہی۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں مایوسی اور حسرت پھیل چکی تھی۔ شاید طوائف کی بیٹی ہونا اس کے لیے بہت بڑا تانا بن چکا تھا۔ تبھی میں نے اسے اپنے گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ کافی دیر بعد اس کا جی ہلکا ہوا تو آنسو پہنچ کر میرا ہاتھ پکڑا اور نیچے کی طرف چل دی۔ میں سونا نہیں چاہ رہا تھا، مجھے چھاکے کی فکر تھی۔ وہ زلفی کو لے کر کرنل سرفراز کے پاس گیا تھا۔ وہ جب تک وہاں بحفاظت پہنچ نہ جاتا میں سو ہی نہیں سکتا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی لیکن اس کا فون نہیں آیا تھا اور نہ ہی میری کال جا رہی تھی۔ اس کا فون بند تھا۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا، مجھ سے لیٹا نہیں گیا۔ میں باہر والے کمرے سے نکل کر چھت پر جانے کے لیے صحن میں آ گیا۔ پچھلی رات کا چاند ابھر آیا تھا۔ تبھی میری نگاہ اماں والے کمرے پر پڑی جس میں دھیمی روشنی ہو رہی تھی۔ کیا اماں جاگ رہی ہے؟ یہ سوچ کر میں اس کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے ہی سے میری نگاہ اندر پڑی۔ اماں کونے والی چارپائی پر سو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی جائے نماز بچھائی سونی بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ میں صرف اس کے بڑ بڑانے کی آواز ہی سن سکا جو آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے انتہائی جذب سے دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا، دبے قدموں واپس صحن میں آ گیا۔ میرے لیے خوشگوار حیرت کی بات یہی تھی کہ وہی سونی ہے جو میلے والے دن مجھے ملی تھی۔ اس گھر میں آئی تو نیم برہنہ تھی، اور آج اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ جسے چاہے اور جب چاہے ہدایت سے نواز دے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ پرسکون انداز میں اتنے یقین کے ساتھ باتیں کیسے کر سکتی ہے۔ میرے اندر خوشگوار ٹھنڈک کے ساتھ ایک نیا عزم بھی اتر گیا۔ مجھے اس وقت سونی پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ میں اسی کے بارے میں سوچتا ہوا صحن میں پڑی ہوئی چارپائی پر لیٹ گیا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب سو گیا۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ پہلا خیال چھاکے کا آیا۔ میں نے جلدی سے فون لیا اور اسے کال ملا دی۔ اگلے چند لمحوں میں اس سے رابطہ ہو گیا۔ میں واپس گاؤں آ رہا ہوں، 15-20 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ سب کچھ حفاظت سے ہو گیا ہے۔ اچھا چل، سیدھا ادھر ہی آ، ناشتہ اکٹھا کریں گے، میں نے کہا اور فون بند کر کے فریش ہونے چل دیا۔